हेलो 7th क्लास। तो ऐसे फर्स्ट के एग्जाम हुए थे अभी पहले, और उसके बाद दिवाली वेकेशन हो गया था। तब तक हमारे कहाँ तक हो गए थे, पार्ट 11 तक हो गया था कंप्लीट। तो आज हम हिंदी फर्स्ट में पार्ट 12 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है अपना अपना भाग्य। तो इस पार्ट के माध्यम से लेखक क्या बताता है कि अगर हम कहीं भी जाएं और किसी को भी हमारी मदद की जरूरत हो, हमारी सहायता की जरूरत हो, तो हमें हमेशा उसकी सहायता करनी चाहिए, उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और खासकर अगर बच्चे हो तो बच्चों की सहायता करना तो हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। सारे काम छोड़कर हमें पहले बच्चों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो पाठ पढ़ने से पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। तो देखिए, ये आपके पाठ के शब्दार्थ। पहला है निरुद्देश्य, मतलब बिना किसी उद्देश्य के। संध्या मतलब साय का समय। अरुण लाल या सिंदूरी रंग का। सधैर्य मतलब धैर्य के साथ। दोशाला, दोशाला मतलब बड़ी लंबी शोल। चंपत हो जाना, भाग जाना। निराश भाव, बहुत कम उम्मीद। बेहयाई मतलब बेशर्मी। तो ये आपके इस पाठ के शब्दार्थ हैं, जो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। हम निरुद्देश्य के घूमते हुए सड़क के किनारे की बेंच पर बैठ गए। मतलब हम बिना किसी उद्देश्य के घूम रहे थे, बस ऐसे ही घूम रहे थे हम। उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि वो किस लिए घूम रहे हैं, क्या कुछ स्पेशल कुछ ढूंढ रहे थे, विशेष चीज ढूंढ रहे थे, नहीं। बिना किसी उद्देश्य के वो सिर्फ वहां के वातावरण का मजा ले रहे थे। हम निरुद्देश्य के घूमते हुए सड़क के किनारे की बेंच पर बैठ गए। नैनीताल में संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंगकर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर जरा सी देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर उधर खेल रही थी। ताल मतलब तालाब में। कहीं कुछ अंग्रेज अपनी सुई सी शकल की डोंगियों को शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी डंडी पानी में डाले सधैर्य, एकाग्र, एकस्त, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। तो क्या हुआ, लेखक जो थे, वो जो भी थे उनके साथ में वो लोग कहाँ नैनीताल घूमने गए थे। वहां पर बिना किसी उद्देश्य के घूमते हुए फिर वो एक बेंच पर बैठ गए। तो वहां के नजारे का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि वहां पर रुई के रेशे जैसे बिल्कुल नरम नरम बादल जो थे वो उनके सिर को छूते हुए बिना किसी रोक टोक के निकल रहे थे। और ये बादल जो थे वो प्रकाश और अंधियारे में से निकलते हुए कभी तो नीले दिखते, कभी सफेद दिखते, और कभी कभी वो अरुण लाल दिखाई देने लग जाते थे। और जो तालाब था वहां पर जो नाव थी, किश्तियां थी, उनमें अंग्रेज यात्री जो थे उनको घुमाया जा रहा था इधर उधर। और कुछ लोग क्या कर रहे थे, उस तालाब में वो मछली पकड़ने वाली होता ना, नेट डाल के आराम से बैठे थे, डंडी डाल के, कि एक निष्ठ होकर बैठेंगे तो क्या पता कोई मछली जो है वो उनकी जाल में फंस जाए। तो आगे देखिए, सड़क पर से नर नारियों का अविरत प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। मतलब लगातार लोग आ जा रहे थे सड़क से। उसमें अधिकार व गर्व में तने अंग्रेज थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। तो लेखक कहता है कि उसमें क्या था कि वहां जो लोग निकल रहे थे उनमें घोड़ों की, जो वो घोड़ा गाड़ी होती है ना, उसमें क्या था कि अंग्रेज आराम से बैठे थे, अपना अधिकार और गर्व महसूस करवा रहे थे वहां पे। ठीक है, और जो पहाड़ी थे वहां के रहने वाले जो लोग थे वो क्या थे, अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान का उन्होंने पूरा त्याग ही कर दिया था और वो अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे। आगे देखिए,
सेकंड में। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहे थे। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भी भीग गए थे। हमारे देखते ही देखते एक घने कोहरे ने आकर सब कुछ ढक दिया। रोशनियां मानो मर गईं, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद कोहरे के पीछे छिप गए। ऐसा घना कोहरा हमने कभी नहीं देखा था। वह टप टप टपक रहा था। हम अपने अपने होटलों के लिए चल पड़े। तो अंधेरा होने लग गया, तो वैसे ही लोगों का आना जाना भी कम होता गया। कुछ एक लोग वहां दिख रहे थे, और वो भी क्या, छतरी लगा, क्योंकि वहां क्या था, सर्दी की वजह से क्या था, घना कोहरा था। और उनमें भी क्या हुआ था, घने कोहरे से भी पानी टपक रहा था, टप 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 पानी टपक रहा था, जिससे ओवरकोट भी भीग गए थे। तो फिर लेखक भी वहां से क्या हुए, अपने अपने होटलों की तरफ रवाना हो गए। लेखक जो थे और उनके साथ जो भी लोग थे, वो सब भी अपने अपने होटलों की तरफ निकल पड़े थे। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। रास्ते में दो वकील मित्रों का होटल मिला। मालूम पड़ा कि दोनों मित्र कहीं गए हुए थे। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। हम ताल के किनारे किनारे चल रहे थे। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे एक बेंच पड़ी थी। मैं झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुटकारा पाकर गरम बिस्तर में छिपकर सो जाना चाहता था। पर साथ के मित्र की क्या इच्छा थी, इसका भी अंदाज होना आवश्यक था। तभी मित्र ने कहा, आओ जरा यहाँ बैठें। तो जब वो निकल रहे थे अपने होटल के लिए, तो रास्ते में एक होटल था जहां उनके दो वकील मित्र रहते थे। तो वहां पता किया तो पता चला कि वो वहां नहीं है। तो वो लोग आगे अपने होटल की तरफ बढ़ गए। तो इतनी ज्यादा सर्दी थी कि उन्होंने सोचा अगर एक कंबल होता तो मजा आ जाता। और जो लेखक था वो चाहता था कि जल्दी से अपने रूम में जाए और फटाफट से ये जो गीले कपड़े हैं उनको चेंज कर ले और फिर गरम गरम कंबल में सो जाए जाके। लेकिन उनके साथ जो मित्र था उसकी भावनाओं की कद्र करना भी जरूरी था। तभी मित्र ने कहा कि चलो यहाँ पर बेंच पे बैठते हैं। हम उस कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे की उस भीगी बर्फीली ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 10-15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ तो मैंने खींचकर कहा, चलिए भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब उन्होंने जोर से बैठा लिया तो और कोई चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। चुपचाप बैठे बैठे तंग हो रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर एक काली सी मूरत हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता हुआ चला आ रहा है। नंगे पैर हैं, नंगे सिर। एक मेली सी कमीज लटकाए है। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश व्रत में देखा। कोई 10 बरस का होगा। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सुनी है। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है रे? उसने जैसे सुनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मूक, फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं सोया? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? तो लेखक और उनके मित्र ने क्या किया, उन पर, उस लड़के पर क्या किया, प्रश्नों की बौछार कर दी। उससे पूछने लगे कि कहाँ रहता है, कहाँ सोता है, क्या करता है, ये सब बातें। तो आ जाइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं आगे। सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी। यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप हैं? कहाँ?
15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती रहती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों यहाँ साथ आए, वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। इस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से भी पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, दर्द हुआ। पूछा, मर गया? हाँ, साहब ने मारा, मर गया। तो देखो वो बताता है कि वो गांव से भागकर आता है, मतलब वहाँ माँ बाप जो थे वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो ये वहां से भाग गया था। और उसके साथ एक लड़का और था जो यहाँ की सर्दी को भी सहन नहीं कर सका और यहाँ के माहौल को भी सहन नहीं कर सका, वो मर गया। तो बता रहा था कि उसके साथ जो उससे बड़ा लड़का था वो तो मर गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। वह साथ चल दिया। लौट कर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब, वकील दोस्त होटल के ऊपर के कमरे से उतरकर आए। कश्मीरी दोशाल लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी। स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप कहिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए, यह लड़का है। कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, ये नौकर लो। मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी, बस खूब है। एरे गेरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। चंपत हो जाए मतलब भाग जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या? खाक, आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जा रहे हैं। और वे 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर झटपट सोने चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ नाश भाव से हाथ बाहर कर वे मेरी ओर देखने लगे। क्या है? मैंने पूछा। इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। सचमुच मेरी जेब में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे, कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं, तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पौ जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। तो क्या हुआ? वकील साहब ने तो मना कर दिया उसको नौकरी पे रखने के लिए। तो फिर अब वो लोग उससे कुछ देना चाहते थे, लेकिन उनके पास क्या थे? खुले पैसे नहीं थे। 10 का नोट था, और 10 का नोट तो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती है। तो वो 10 का नोट नहीं देना चाहते थे उसको। तो उन्होंने कहा कि कल हमारे होटल पे आ जाना, तू जानता है। उन्होंने होटल का नाम बताया। तो आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? लड़के ने आशा से पूछा। हाँ। ठंडी सांस खींचकर फिर मित्र ने पूछा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। बालक कुछ ठहरा। मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई या बेहयाई। बेहयाई मतलब बेशर्मी। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी
काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डिपो में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होने ही वाले थे कि समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया है कि गरीब के मुंह, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। हमने सब कुछ सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। तो वो लड़का जो उनको मिला था ना, वो जब सोया था तो क्या हुआ था, इतनी ठंड थी कि उसके ऊपर भी बर्फ जम गई और वो भी मर गया था। और जब लेखक और उनके मित्र को यह सूचना मिली थी तो उन्हें बहुत दुख हुआ था और फिर उन्होंने भी ये सोचा कि अपना अपना भाग्य, ये सोचकर उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। तो देखिए, अगर वो लोग उस दिन उस बच्चे की मदद कर देते, अगर नौकरी नहीं दिला पाए, अपना कोट ही दे देते, है ना, अगर उसको कोई शॉल दे देते, दिलवा देते वहां से, तो वो बच्चा बच जाता, जिंदा रह जाता। लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो कल देखते हैं, कल पे बात छोड़ दी उन्होंने। तो लोग जो होते हैं वो एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। अगर एक दूसरे की मदद करेंगे तो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हर परेशानी खत्म हो जाती है। अगर हम अपने देश को तरक्की पर ले जाना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, तब ये देश जो है वो प्रगति के रास्ते पर चलेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पाठ था। तो आप लोग, हमने पाठ पढ़ा, ये आप लोग भी वापिस से पाठ पढ़ना और ये शब्दार्थ जो है वो आज आपको अपनी नोटबुक में एज ए वर्क करना है। ठीक है, ओके।